जय हिंद बच्चों 6 दिसंबर से आप सभी की एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। और आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आप सभी अपने आंसर इस वीडियो के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो बच्चों, मेरा नाम है मुकुंद यादव। मैं आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग आज इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है। 4 ऑप्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो 2 स्थितियों में होता है। पहली बात जो है वो अक्षीय स्थिति में, दूसरी बात जो है वो निरक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक आपके सामने ये रखा हुआ है, 2p/r³ होता है इसमें। और यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में होता है 1/4πε0p/r³। तो दोनों कंडीशन में ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 1/r³ के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। तो इसका जो जवाब आएगा 1/r³ आएगा, जो आपके सामने है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन देखिए, 10 कूलाम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो चालक की धारिता क्या होगी। तो आप लोगों को चालक की धारिता का सूत्र पता होना चाहिए। C बराबर होता है बेटा Q/V। ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पर मात्रक सेम रहना चाहिए, मतलब ऐसा ही पद्धति में तो पूरा का पूरा ऐसा ही में रहना चाहिए। जैसे कि देखिए, आवेश का मात्रक 10 कूलाम दिया हुआ है, ये भी ऐसा ही पद्धति में है। और विभव का मात्रक जो है वो कितना वोल्ट है, 2 वोल्ट है। तो इसके बटे में विभव का मान कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से आप लोग इसको काटेंगे, कितने बार कट जाएगा, 5 बार। और धारिता का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो फैरड होता है। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 फैरड आएगा। चलिए देख लीजिए, आंसर मिला लीजिए। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है क्या, 5 फैरड। इसके बाद देखिए, विद्युत सेल स्रोत है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर लगा कर आते हैं विद्युत धारा का, लेकिन विद्युत सेल जो है ना वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसीलिए यह विद्युत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का जो कारण है वो है त्वरित आवेश। त्वरित आवेश के कारण ही विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, ऐसा वैज्ञानिक मैक्सवेल ने बताए थे। तो आपको वैज्ञानिक का भी नाम याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कांच के किसी उत्तल लेंस को जल में डुबोने पर क्या होगा। तो सबसे पहले, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, आप लोग अगर इसे जल में डुबाते हैं तो उनकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा फोकस दूरी बढ़ जाती है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, यदि कोई तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपतित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मान बढ़ जाता है। तो बेटा, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग तो कम हो जाता है। सवाल बोल रहा है क्या बढ़ जाता है, तो वेग तो कम हो जाता है, तरंग दैर्ध्य भी कम हो जाता है, और आवृत्ति जो है वो ना तो कम होती ना तो ज्यादा होती, मतलब इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कोई भी राशि ऐसी नहीं है जो जिसका मान बढ़ रहा होगा, इसलिए आपका जो आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर आएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी चालक के भीतर विद्युत विभव का जो मान होता है वो 0 होता है। याद रखेंगे, चालक के भीतर विभव का जो मान होता है वो 0 होता है। आगे देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल खालिस्तान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका जवाब आएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। यह आप लोगों ने देखा होगा, फैराडे के नियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा मापने के लिए उपकरण धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। यहां पर उष्मीय प्रभाव आएगा। ठीक है बेटा। अगर यहीं पर अगर दिष्ट धारा की बात करते हैं तो वो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त तरंगों का या अवरक्त विकिरणों का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है। उसके बाद है, तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते हुए बिंदु के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। समझ में आ गई बात। तरंगाग्र में ना जितने भी बिंदु रहते हैं बेटा, उन सब बिंदुओं के जो सभी जो बिंदु हैं वो समान कला में कंपन करते हैं। तो उस बिंदु पथ को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, तरंगाग्र कहते हैं। इसके पश्चात फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, 0 होता है। ठीक है। देखो बेटा, सही जोड़ी में बहुत मिस्टेक है फिलहाल में। तो यहां पर देखो, सबसे पहले 0 सापेक्ष चुंबकशीलता। तो ये जो सापेक्ष चुंबकशीलता है वैसे तो निरपेक्ष चुंबकशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/μ इसका आंसर आना चाहिए, पर यहां पर वो ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसका आंसर अपन लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है। प्रति एकांक आयतन
चुंबकीय आघूर्ण का मान जो होता है ना चुंबकन तीव्रता के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी चुंबकन तीव्रता नहीं दिया था, तो इसका जो जवाब आना चाहिए चुंबकन तीव्रता, जिसको दर्शाते हैं हम लोग आई से। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा चुंबकन तीव्रता। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर चुंबकीय फ्लक्स का मान। तो बच्चों देखिए, चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स बराबर क्या होता है बेटा, तीव्रता गुणा क्षेत्रफल, होता है कि नहीं होता। अब यहां से अगर आप लोग क्षेत्रफल को पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, इस प्रकार आपका जवाब आएगा, ये गुणा का जो क्षेत्रफल है बटे में आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एकांक क्षेत्रफल में जो चुंबकीय फ्लक्स है वो किसके बराबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो ये होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, विद्युत धारा गुणा क्षेत्रफल। तो ये विद्युत धारा गुणा क्षेत्रफल का आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूं कि यदि कोई ये धारावाही लूप है, ठीक है, तो धारावाही लूप का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है ना, उसमें प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा और इस धारावाही लूप के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा गुणा क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए कहीं ऑप्शन है क्या, विद्युत धारा गुणा क्षेत्रफल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। इसके बाद दिया है बेटा चुंबकशीलता। तो मैं आपको बता दूं कि जो निरपेक्ष चुंबकशीलता, जो म्यू का जो मान है, म्यू इज इक्वल टू होता है बेटा बी अपॉन एच। ठीक है बेटा, तो यहां से आंसर आपका क्या आएगा, चुंबकशीलता का मान आएगा बी अपॉन एच आएगा। उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती होता है। इनमें से कौन सी राशि जो है चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती है होती है, तो इसको आप लोग जरूर पता करेंगे और आप इसका जो जवाब है शायद ये होना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला आपका जवाब बच गया था शून्य सापेक्ष चुंबकशीलता। तो मैंने आपको बताया कि सापेक्ष चुंबकशीलता जो है वो निरपेक्ष चुंबकशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं क्यूरी ताप। ठीक है, आगे देखिए, या अगर आप लोगों को आंसर सही पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसके पश्चात देखिए अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या है। तो अनुगमन वेग जो है ना बेटा, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, अनुगमन वेग जिसको हम लोग दर्शाते हैं किससे हैं, ई से, ये वीडी से, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है, यह इनमें संबंध है। दो समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी। तो इनके मध्य अगर इन दोनों चालकों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो बेटा इनके मध्य आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर बल की जो प्रकृति होगी वो आकर्षण बल होगी। एक परिनालिका की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए जबकि फेरों की संख्या में कोई परिवर्तन ना हो तो स्वप्रेरकत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि स्वप्रेरकत्व का जो सूत्र होता है म्यू0 n स्क्वायर a अपॉन l होता है। ठीक है बेटा, अगर आप लोग इस लंबाई को दोगुनी कर दो तो यहाँ पर सामने क्या जाएगा 2, और आप लोगों को पता है कि पहले जो व्यंजक था वो सिर्फ इतना था, दिखाई दे रहा होगा आपको इतना। तो इसका जो जवाब आएगा सामने आपको बस 1/2 ही एक्स्ट्रा में दिखाई दे रहा होगा। मतलब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि जो स्वप्रेरकत्व है वो आधा हो जाता है, पहले की अपेक्षा कितना हो जाता है, वो आधा हो जाता है। 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में द्रव भरा हुआ है, तल पर रखे सिक्के की गहराई आपको 8 सेंटीमीटर नापी जा रही है, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, हमको ये जवाब देना है। तो यहाँ पर जो है ना कंडीशन जो है वो आखिर में वास्तविक गहराई जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, जबकि आपको दिखाई दे रहा है कितना 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको वास्तविक गहराई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आभासी गहराई। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है बेटा, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। मतलब कितना आएगा 10/8 8 आएगा। जब आप इसको काटोगे तो 8 ही कम 8 बचेंगे 2, 20 हो जाएगा वो, 8 दूनी 16, फिर बचेंगे 4 जिसको आप लोग 40 बना देंगे, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40। तो इसका जवाब आएगा बेटा 1.25। चलिए आगे बढ़िए। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश विद्युत धारा बोलिए या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलिए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात एक ही है। तो जितनी ज्यादा तीव्रता होती है ना, प्रकाश विद्युत धारा का मान उतना ही अधिक होता है। तो हम लोग बोलेंगे तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा का जो मान है वो बढ़ जाता है। अगला सवाल सत्य सत्य बताना है। किसी पदार्थ पर आवेश का मान 1 कूलाम आवेश के पूर्ण गुणज ही हो सकता है, यह बिल्कुल गलत है। यह पहला जो जवाब है इसका असत्य आने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है ना कि 1 कूलाम का। आवेशी चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर मतलब प्रकाशिक तंतु में
कोर मतलब ये क्रोड है, क्रोड का अपवर्तनांक क्लैडिंग के अपवर्तनांक से कम होता है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि क्रोड का अपवर्तनांक क्लैडिंग से अधिक होता है। उसके बाद जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करता है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो बेटा ऊर्जा में ना कोई परिवर्तन नहीं होता, और ये बोल रहा है कि ऊर्जा कम हो जाती है, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा असत्य। आगे देखिए, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग होती है। तो ये जो है वो सत्य आना चाहिए, और कुछ कुछ बुक में इसका जवाब असत्य भी दिया है। वो क्यों दिया मैं आपको बताता हूं। कि जैसे अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है, अगर धातु की सतह पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा है, तो जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब जो संयोजी कोष में होते हैं, तो उनको निकालने के लिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लेकिन जैसे ये अलग अलग कक्षाओं की बात करता है, तो आपको पता है कि जो बाहर वाली जो कक्षाएं हैं उनसे इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो अंदर जो कक्षाएं होती है वहां से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये इस सिद्धांत को मानते हुए कि अलग अलग कक्षाओं से इलेक्ट्रॉनों को निकालना है, इस सिद्धांत को मानते हुए इसका जवाब जो है कई सारे बुक में सत्य दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों बाकी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, और आगे का सॉल्यूशन भी आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो ये बाकी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। इसके पश्चात एक अंतिम और है, अंतिम पेज आप लोग देख सकते हैं। ये 3 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बच्चों हम सभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।